आखिरकार आज एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग ही गई। यानी नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और 10वीं बार बिहार की कमान संभालेंगे। बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में जैसे ही नीतीश कुमार की एंट्री हुई, सभी विधायक अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए और नीतीश कुमार का स्वागत करने लगे। इस तस्वीर ने ही बता दिया कि अब ना बताने के लिए कुछ बचा था और ना ही समझाने के लिए। नीतीश कुमार आगे आगे थे और सम्राट चौधरी उनके पीछे पीछे। सम्राट चौधरी ने ही नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव बढ़ाया और सभी विधायकों ने सर्वसम्मति पर मुहर लगाई। इस बैठक में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी मौजूद रहे। हम लोग को तो पता ही था कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार सीधे राजभवन पहुंचे। यहां उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया और राज्यपाल को 202 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। बीते कुछ दिनों से बिहार बीजेपी के अंदर डिप्टी सीएम को लेकर तमाम नामों की चर्चा चल रही थी, लेकिन आज जब बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई तो सभी चर्चाओं पर विराम लग गया। करीब 11:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हुई। बैठक में पर्यवेक्षक बनकर आए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दोनों सह पर्यवेक्षक के साथ साथ बिहार बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए और कुछ ही देर में घोषणा हो गई कि सरकार भले ही नहीं बनेगी, लेकिन बीजेपी का चेहरा पुराना ही रहेगा। सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी विधायकों को धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने लगातार दूसरी बार मौका दिया है पार्टी का नेतृत्व करने का। विकसित बिहार बनाने के पूरे संकल्प को साकार करने में हम लोग अपनी पूरी तन मन से व्यवस्था लगाएंगे। अब नजरें कल की तारीख पर हैं, जब नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एक तरफ बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही थी तो दूसरी तरफ जेडीयू विधायक दल की बैठक भी चल रही थी, जहां नीतीश कुमार को नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक में पहुंचे नीतीश कुमार नई ऊर्जा से भरे हुए नजर आए। न सिर्फ उन्होंने विधायकों को संबोधित किया, बल्कि अगले 5 साल को लेकर बात भी कही। जैसे ही नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव आया, सभी विधायकों ने हाथ उठाकर उनके नाम का समर्थन किया। बैठक खत्म होने के बाद नीतीश कुमार विधायकों के पास पहुंचे और सभी का अभिवादन स्वीकार किया। गौरव महसूस हो रहा है, क्योंकि एक बिहार की बेटी होने के नाते, एक महिला होने के नाते मुझे ये पता है कि जितना खुशी बिहार वासियों को इस बात का है कि पुनः बिहार का कमान हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी संभालने जा रहे हैं। यानी नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। अब इंतजार कल का है, जब पटना के गांधी मैदान में एक और इतिहास रचा जाएगा। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी पूरी हो चुकी है और दोपहर के वक्त ये समारोह होगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। पटना के गांधी मैदान में एक बार फिर इतिहास रचा जाएगा। 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसके साक्षी देश भर की दिग्गज हस्तियां होंगी। और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी और मैं मानता हूं कि जितनी बड़ी ये जीत है, उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी अब हम लोग के ऊपर है। सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के अलावा करीब 20 मंत्री ही कल शपथ लेंगे और बाकी सीट आने वाले दिनों में भरी जाएंगी। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तो तय हो गए हैं। अब अगला सवाल यहाँ ये कि मंत्री कौन कौन होंगे। इसके अलावा स्पीकर को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं। सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू के कई पुराने चेहरों को नई सरकार में रिपीट किया जा सकता है। इसमें विजय चौधरी, जमा खान, श्रवण कुमार, लेसी सिंह, रत्नेश सदा और मदन सहनी जैसे नाम हैं। नए चेहरों की बात करें तो जेडीयू से उमेश कुशवाहा, कलाधर मंडल का नाम चल रहा है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से मंगल पांडे, नितिन नवीन, नीतीश मिश्रा, रेणु देवी और जनक राम जैसे नेता दोबारा मंत्री बनने वाले हैं, जबकि श्रेयसी सिंह, रमा निषाद को इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। उधर आरएमएल से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता को मौका दिया जा सकता है, तो हम से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन दोबारा मंत्री बनाए जा सकते हैं। चिराग की पार्टी से किन किन चेहरों को जगह मिलेगी, इस पर सस्पेंस है। एक बड़ा सवाल स्पीकर पद को लेकर है। सूत्र बता रहे हैं कि इस बार स्पीकर पद बीजेपी को मिलेगा। इसके लिए रामकृपाल यादव और प्रेम कुमार का नाम चर्चाओं में है। पार्टी फैसला करती है। मैं भाजपा का सिपाही और कार्यकर्ता हूं। जो पार्टी का निर्णय होता है, निर्णय के हम साथ होते हैं, उसके अनुकूल काम करने का प्रयास करते हैं।
खबर थी कि बीजेपी इस बार गृह मंत्रालय भी अपने पास रखना चाहती है, लेकिन बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय इस बार भी नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। मेरठ में एक किसान रोते हुए एसडीएम के पैरों में गिर पड़ा। किसान का आरोप है कि लेखपाल उससे रिश्वत में 10,000 रुपए की मांग कर रहा है, जिसे देने में वो असमर्थ है। दर्द ऐसा जिसके निपटारे के लिए किसान पैरों में गिर गया। बेहाल परेशान रोता बिलखता किसान जमीन पर बैठकर अधिकारियों से गुहार लगाने लगा। कि हमें जो है कि सच्चाई कागजों अनुसार हमारी जगह दे दो, दुआ दो। एसडीएम दीक्षा जोशी को जैसे ही किसान ने देखा तुरंत पैरों में गिर गया। किसान बताता रहा कैसे पटवारी के जरिए लेखपाल उसे परेशान कर रहा है और अगर समस्या हल नहीं हुई तो वो आत्महत्या कर लेगा। किसान की ऐसी हालत देखकर अधिकारी महोदय ने उन्हें भरोसा दिया कि उनके साथ न्याय होगा। जमीन के दस्तावेजों को लेकर जिम्मेदार लोगों की घूसखोरी की खबरें आम हैं। ऐसे में दर्द जब हद से गुजरता है तो कुछ इस तरह की तस्वीर दिखती है। अगर आप भी व्हाट्सएप यूज करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका नंबर, आपकी प्रोफाइल फोटो अब अनजान लोगों के हाथ लग चुकी है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के 350 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स का नंबर लीक हो चुका है। व्हाट्सएप के मुताबिक उसके कुल यूजर्स ही इतने हैं, यानी एक तरह से व्हाट्सएप चलाने वाले हर शख्स का नंबर लीक हुआ है। कहा यह जा रहा है कि यह नंबर लीक व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा की गड़बड़ी की वजह से हुआ। जब आप किसी का नंबर सेव करते हैं तो वो व्हाट्सएप में है या नहीं ये पता लगाने वाले फीचर में गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से साल 2017 से आपका डेटा आराम से निकाला जा सकता था। बताया गया कि इस गड़बड़ी के बारे में पता होने के बावजूद मेटा ने कोई एक्शन नहीं लिया और अब 8 साल बाद जब ऑस्ट्रिया की वियना यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की तो मालूम चला कि उस खामी की वजह से बड़ी आसानी से लोगों के नंबर, उनके नाम, उनकी तस्वीरें किसी को भी मिल सकती हैं। अब जब डेटा लीक की पुष्टि हुई तो मेटा ने कहा कि डेटा तो लीक हुआ लेकिन चैट सुरक्षित है। अभी भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा सुरक्षित रहे तो अपने व्हाट्सएप की सेटिंग में जाकर प्रोफाइल फोटो और अबाउट में एवरीवन की जगह कोई दूसरे ऑप्शन में आप क्लिक करिए और अपनी निजी जानकारियों को सुरक्षित रखिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में बारामूला के तंगमर्ग इलाके में डीएफओ ऑफिस में भयंकर आग लग गई। यह आग इतनी भीषण थी कि आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियों को लगाना पड़ा। ये उसी हाहाकारी आग की डराने वाली तस्वीरें हैं जो तंगमर्ग के डीएफओ ऑफिस को दहका रही हैं। ऑफिस का कोना कोना आग में धधक रहा है। लकड़ी के ढांचे और अंदर बिछे कालीन की वजह से आग तेजी से भड़क गई और देखते ही देखते कार्यालय के फर्नीचर और अहम दस्तावेज खाक हो गए। आग बुझाने में इस घने धुएं ने भी फायर ब्रिगेड की टीम को बहुत परेशान किया। गनीमत रही कि सुबह के समय आग लगी जब दफ्तर में कोई नहीं होता। समय रहते फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग को बाकी हिस्सों में फैलने से बचा लिया। अल फलाह यूनिवर्सिटी की कहानी अब लगभग खत्म हो चुकी है। ईडी ने 16 घंटे की छापेमारी के बाद देर रात उस यूनिवर्सिटी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उन्होंने छात्रों को गुमराह करके अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया था। यूनिवर्सिटी चलाने वाले अल फलाह ट्रस्ट के ऑफिस में ईडी ने लंबी कार्रवाई की। तो अब जो है तकरीबन 16 घंटे के बाद जो ईडी की टीम है वो यहाँ से जो है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है। छापेमारी के बाद ईडी ने यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद सिद्दीकी पर शिकंजा कसा। अल फलाह ट्रस्ट का जो हेडक्वार्टर है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ईडी ने जो अल फलाह के फाउंडर हैं जवाद अहमद सिद्दीकी उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि यूनिवर्सिटी चलाने वाले ट्रस्ट ने पैसों को अपने परिवार के लोगों में ही बांटा। यूनिवर्सिटी के अंदर हर काम और टेंडर परिवार की कंपनियों को ही दिया जाता। यूनिवर्सिटी ने झूठा दावा किया कि उसके पास NAAC की मान्यता है। अब उस ग्रुप के 19 ठिकानों में छापेमारी के बाद अल फलाह के बचने के रास्ते बंद होते दिख रहे हैं। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को आज NIA ने गिरफ्तार कर लिया। अनमोल को कल 200 लोगों के साथ अमेरिका से डिपोर्ट किया गया था और जैसे ही अनमोल बिश्नोई दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा, NIA ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी एजेंसियों ने अनमोल को पिछले साल नवंबर में कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर से पकड़ा था। अनमोल भानु प्रताप नाम से बने फर्जी पासपोर्ट के जरिए अमेरिका पहुंचा था। पासपोर्ट की जांच के दौरान अमेरिकी अफसरों को उस पर शक हुआ। पूछताछ में पता चला कि भानु कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई है। इसके बाद FBI ने उसकी गिरफ्तारी की खबर भारतीय एजेंसियों को दी। लॉरेंस के जेल जाने के बाद अनमोल ही उसका गिरोह चला रहा था और अपने बड़े भाई के नाम से देश के अलग अलग हिस्सों में आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था।
अनमोल बिश्नोई अमेरिका में रहते हुए अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था और हत्या, फायरिंग, फिरौती और वसूली जैसे अपराधों को अंजाम दे रहा था। अनमोल बिश्नोई पर भारत के अलग अलग राज्यों में 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और 4 राज्यों की पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश भी है। अक्टूबर 2024 में मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का हत्या करवाने का आरोप अनमोल बिश्नोई पर ही है। अनमोल पर किराए के गुर्गों की मदद से इसी साल अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाने का भी आरोप है। अनमोल ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सलमान के घर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी जूनियर बिश्नोई शामिल था। मूसेवाला के मर्डर के बाद ही अनमोल फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया था। महाराष्ट्र के पालघर में गद्दा फैक्ट्री में आग ने भयंकर कोहराम मचाया। यह आग इतनी तेजी से भड़की जिसमें कई मजदूरों के झुलसने की खबर है। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन फिर भी आग जब तक कमजोर पड़ती, समूची फैक्ट्री का सामान जलकर राख हो गया था। पालघर का वाडा तालुका की कोना ग्राम पंचायत धधक उठी। आग कितनी भीषण है उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। घने धुएं के बीच आग की तपिश इतनी भीषण थी कि किसी की हिम्मत उसके करीब जाने की नहीं हो पाई। फैक्ट्री में गद्दे बनाने के लिए बड़ी मात्रा में फोम रखा हुआ था। इसी वजह से आग बहुत तेजी से भड़की। शायद इसीलिए बाहर निकलने के रास्ते से जब तक मजदूर बाहर आ पाते, आग ने तेजी से पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी चपेट में आने से कई मजदूर घायल हो गए। आग कैसे लगी फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई गई है। आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है। एक ऑटो में नियमों के तहत 3 लोग बैठ सकते हैं। अगर बड़ा डीजल वाला ऑटो है तो ये मान लीजिए कि ड्राइवर 8 लोगों को बैठा ले, लेकिन तेलंगाना में एक ड्राइवर ने अपनी कमाई के लिए ऑटो में स्कूल जा रहे 23 बच्चों को एक साथ बैठाया था। जाहिर है इसके लिए उन मासूम बच्चों को ठूस कर अंदर भरा गया था। ट्रैफिक पुलिस वाले ने जब ऑटो रोककर एक बच्चे को निकाला तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह गिनती बढ़ती ही जा रही थी। आखिरी बच्चे के उतरने तक पता चला कि ऑटो वाले ने कुल 23 बच्चे एक जगह बैठा रखे थे। सिर्फ अपनी कमाई के लिए ये बच्चे ऐसी जगह फंसे थे जहां सांस लेना भी मुश्किल था। अब ऑटो जब्त कर ड्राइवर पर कार्रवाई की गई है। इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक बार फिर काम के घंटों पर एक नई बहस छेड़ दी है। हफ्ते में 70 घंटे काम की वकालत कर चुके नारायण मूर्ति ने चीन की मिसाल देते हुए हफ्ते में 72 घंटे काम करने की बात कही और इसके लिए नारायण मूर्ति ने चीन के 996 रूल का जिक्र किया। 996 रूल के मुताबिक सुबह 9 से रात 9 बजे तक काम करना चाहिए और वो भी हफ्ते में 6 दिन, यानी हफ्ते में 72 घंटे काम करना चाहिए। नारायण मूर्ति का कहना है कि बिना कड़ी मेहनत के आगे बढ़ना मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को पहले अपना जीवन बेहतर बनाना चाहिए, फिर वर्क लाइफ बैलेंस की चिंता करनी चाहिए। नारायण मूर्ति ने कहा कि कोई भी समुदाय या देश बगैर कड़ी मेहनत के आगे नहीं बढ़ सकता। 996 रूल के तहत 72 घंटे काम का ये फॉर्मूला पहले चीन की आईटी कंपनियों में चलता था, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस और स्वास्थ्य बिगड़ता देख चीन की सरकार ने 2021 में इस रूल को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट में खटपट की खबरें आ रही हैं। आज मीटिंग में शिंदे नहीं पहुंचे तो पिछले दिन भी कैबिनेट की बैठक में शिंदे गुट का कोई मंत्री शामिल नहीं हुआ था। महाराष्ट्र सरकार के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को जाना था। बाकायदा कार्ड पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का नाम छप गया था, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं गए। यही नहीं, 18 नवंबर को ही कैबिनेट बैठक में भी शिंदे गुट के मंत्री शामिल नहीं हुए थे। बीजेपी के नेताओं से पूछा गया तो इसे अफवाह बताया और कहा कि शिंदे गुट के मंत्री नगर पालिका चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। दरअसल नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों में दल बदल को लेकर शिंदे गुट नाराज है। एकनाथ शिंदे के गढ़, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और पालघर में शिंदे गुट के कई स्थानीय नेता बीजेपी में शामिल हो रहे थे। इसी बात के विरोध में शिंदे गुट के मंत्री कैबिनेट मीटिंग में शामिल नहीं हुए। इस नाराजगी के बाद बीजेपी नेताओं ने आश्वासन दिया कि शिंदे गुट का कोई कार्यकर्ता या नेता बीजेपी में शामिल नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो पाएगा कहा नहीं जा सकता। जयपुर में वोटर लिस्ट के रिवीजन की प्रक्रिया के दौरान कुछ मुस्लिम युवकों ने बीएलओ से बहस की। युवकों का पक्ष लेते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी उनका समर्थन किया। उन युवकों का आरोप था कि इलाके में एसआईआर का फॉर्म बांट रही बीएलओ जानबूझकर समुदाय विशेष के घर फॉर्म देने नहीं जा रही।
आप वहाँ गए थे फॉर्म देने? नहीं गए थे, हम आए हैं फॉर्म लेने। आपने नाम किस बेस पे काटा? बीएलओ की सफाई के बाद भी युवकों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने जानबूझकर उनके नाम काटने के आरोप लगाए। ये घर आए तो फॉर्म नहीं दे, घर आके इन्होंने फॉर्म नहीं दिया। यहाँ इनसे लेने आ रहे हैं तो इन्होंने कह रहे मैंने नाम काट दिया। भाई आपने किस बेस पे नाम काटा है? वायरल होते हुए ये वीडियो कांग्रेस पार्टी तक पहुंचा तो उन्होंने लिखा, वोट का अधिकार छीनना संविधान पर हमला है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयपुर के झोटवाड़ा इलाके के इस वीडियो में कौन सा पक्ष सही और कौन सा पक्ष गलत है, इसकी स्पष्टता अभी नहीं है। आपने हमेशा सुना होगा कि गांव के युवा अच्छी नौकरी और अच्छी जिंदगी की तलाश के लिए शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में रिवर्स पलायन हो रहा है। रिवर्स पलायन का मतलब है कि गांव से शहर गए लोग अपने गांव वापस लौट रहे हैं। उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य के 6,282 लोग वापस अपने गांव लौट चुके हैं। इनमें विदेशों से लेकर बड़े बड़े शहरों में काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। देखिए, वापसी करने वालों में 25 से 35 साल के लोग ज्यादा हैं। उनकी हिस्सेदारी करीब 43% की है। वापस लौटकर वो युवा घर में बैठे नहीं, बल्कि उन्होंने अपना खुद का काम शुरू किया। 39% प्रवासी युवा खेती से अपनी कमाई कर रहे हैं। उन्होंने जैविक खेती, सब्जी, मशरूम, मसाले, इन सब का बिजनेस शुरू किया है। देखिए, करीब 21% लोगों ने अपने होटल और रेस्टोरेंट खोले हैं। इनमें 18% लोगों में पशुपालन के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया। किसी ने डेयरी खोली, कोई मछली पालन का काम कर रहा है। फिरोजाबाद से भी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक बाइक पर 1-2 नहीं बल्कि 6 लोग सवार दिखाई दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बाइक पर इतनी सवारियां गलत तो हैं, लेकिन इस वीडियो को जो भी देखता है उसके चेहरे पर हैरानी भरी मुस्कान आ जाती। सबसे बड़ा शाहकार तो इन जनाब का ये है कि कार भी 5 सीटर होती है, लेकिन इन्होंने बाइक को ही 6 सीटर बना दिया। ये देखिए, लाइन से बैठे 6 लोग। वीडियो बनता देख जनाब शायद यही सोच रहे होंगे कि ट्रैफिक नियम टूटे तो टूटे, सुरक्षा छूटे तो छूटे, हम तो भैया ऐसे ही चलेंगे। माना परिवार के पास ये बाइक ही मुख्य साधन है, तो क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि पूरे परिवार की जान खतरे में डालकर सड़क पर चला जाए? ऐसे में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, क्या ये बाइक संभाल पाएंगे? ये वीडियो यातायात प्रबंधन पर करारा प्रहार है। 6 लोगों में हेलमेट भी सिर्फ एक है, और वो भी हैंडल पर टंगा बगले झांक रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिल्ली की हवा में जहर घुल गया है। ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है और हालात इतने खराब हैं कि एम्स ने दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है। दिल्ली एक बार फिर गैस चेंबर में तब्दील हो गई है। हवा में हर तरफ धुएं की परत नजर आ रही है। राजधानी की हवा में घुले इस जहर में कई इमारतें धुंधली नजर आ रही हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत, खांसी, आंखों में जलन हो रही है। हालात इतने खराब हैं कि दिल्ली के एम्स अस्पताल के डॉक्टर ने चेतावनी दे डाली है। पोल्यूशन यहाँ पे अभी बिल्कुल सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग लेवल का है। मैं तो कहूँगा हेल्थ इमरजेंसी है ये। इट कैन बी कॉल्ड एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। गैप 3 लागू है और निर्माण कार्यों पर बैन लगा हुआ है। 100 में से 9 लोगों को प्रदूषण की वजह से काफी दिक्कत हो रही है। तो दिल्ली की हवा दमघोटू हो चुकी है। कौन से इलाके में हवा कितनी जहरीली है, इसका पता एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI से चलता है। AQI 100 के नीचे संतोषजनक माना जाता है, लेकिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये 4 गुना ऊपर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा खराब हालत दिल्ली के वजीरपुर, आनंद विहार और अशोक विहार इलाके में है। वजीरपुर में AQI 453 रहा, वहीं आनंद विहार में 423 और अशोक विहार इलाके में 440 रहा है। दिल्ली के आरकेपुरम में AQI 411 तो रोहिणी में 433 रहा है। पटपड़गंज में भी ये 408 तक गया है। दिल्ली के नरेला में AQI का लेवल 421 तक पहुंच चुका है। विवेक विहार इलाके में ये 436 तो चांदनी चौक में 447 रहा। इस वक्त दिल्ली के हर इलाके में हवा बेहद जहरीली हो गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया और 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की ड्रग्स बरामद की। इस केस में दिल्ली और बेंगलुरु से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ऑपरेशन न्यू ईयर। दिल्ली पुलिस के इस ऑपरेशन ने ड्रग्स माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है। ये उसी मोबाइल ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है जिसका दिल्ली से संचालन हो रहा था। सूत्रों के मुताबिक इस फैक्ट्री में जिस ड्रग्स का निर्माण हो रहा था उसका नाम मेथाम्फेटामीन है।
बरामद की गई भारी खेप नए साल के जश्न, रेव पार्टी और बड़े हाई प्रोफाइल सेलिब्रेशन में सप्लाई की जानी थी। अब दिल्ली पुलिस इस नेटवर्क के इंटरनेशनल कनेक्शन की जांच में जुटी है। और अब आपकी और हमारी सेहत से जुड़ी एक और चौंकाने वाली खबर। भारत में मरीजों पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम होने लगा है। ये खुलासा लैंसेट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक हुआ। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 100 में 83 रोगियों पर अब एंटीबायोटिक दवाओं ने असर दिखाना बंद कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 83% भारतीय रोगियों में MDRO यानी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म मौजूद है। MDRO वो बैक्टीरिया होते हैं जो दवाओं से भी नहीं खत्म होते। ऐसे लोगों पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर होना लगभग बंद हो गया है। आप आसान भाषा में इसे समझिए, कहा जाए तो भारतीय मरीजों की दवाओं के प्रति इम्यूनिटी में गिरावट आई है और इसकी वजह यह है कि भारतीय मरीज एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और कई बार तो बिना डॉक्टरी सलाह के भी लोग एंटीबायोटिक दवाएं खा लेते हैं। लैंसेट की रिपोर्ट में बताया गया कि 1200 से ज्यादा मरीजों पर स्टडी के बाद ये नतीजे सामने आए। मध्य प्रदेश के दिरावरी गांव से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर बंदर की मौत पर भव्य मृत्यु भोज का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 4000 लोग शामिल हुए। दिरावरी गांव में बंदर की मौत के बाद ग्रामीणों ने न सिर्फ अंतिम संस्कार किया बल्कि इंसानों की तरह उसकी 12वीं भी मनाई और भव्य मृत्यु भोज भी कराया, जिसमें 4000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। खास बात यह है कि इस आयोजन के लिए चंदा इकट्ठा किया गया और गाजे बाजे के साथ बंदर को अंतिम विदाई दी गई। आयोजन के दौरान हनुमान भजन बजते रहे। हम धार्मिक संस्कृति में हम हनुमान जी के रूप मानते हैं। दाह संस्कार भी हम हमारे परिवार के सदस्य करते हैं। अंतिम संस्कार के बाद बंदर की अस्थियों को विधि विधान से शिप्रा नदी में प्रवाहित किया गया। 7 नवंबर को हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से बंदर की मौत हुई थी। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार हो रहा है। पिछले 2 दिनों में 13 नक्सली मारे गए तो वहीं पर 50 से ज्यादा माओवादियों ने सरेंडर किया। बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। 18 नवंबर को सुकमा में 1 करोड़ का इनामी हिडमा समेत 6 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया, जिसमें से 40 लाख की इनामी हिडमा की पत्नी राजे भी थी। उसी क्रम में छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 7 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सली जोगा राव पर 40 लाख का इनाम था। सुरेश उर्फ रमेश भी 40 लाख का इनामी था। ज्योति पर 8 लाख का इनाम रखा गया था। लोकेश उर्फ गणेश, सैनू उर्फ वासु, अनीता और शम्मी पर भी 8-8 लाख रुपए का इनाम था। मुठभेड़ के बाद मौके से 2 AK-47 समेत 8 हथियार भी बरामद हुए। जिस इलाके में हिडमा का एनकाउंटर हुआ उसी से सटे इलाके में ही सुरक्षा बलों ने 7 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों के एक्शन से डरकर 50 संदिग्ध नक्सलियों ने आंध्र प्रदेश पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आंध्र प्रदेश पुलिस ने बाकी नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में चौड़ीकरण का विरोध तेज हो गया है। स्थानीय व्यापारियों के साथ साथ अब महिलाएं भी इस विरोध में उतर आई हैं। इस दौरान व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। जैसे ही प्रशासन की टीम पहुंची, हंगामा खड़ा हो गया। दाल मंडी के व्यापारियों और वहां की महिलाओं ने विरोध शुरू कर दिया। अधिकारियों ने नोटिस और प्रक्रिया के बारे में समझाने की कोशिश की तो अचानक माहौल गर्मा गया। विरोध के दौरान पुलिसकर्मियों और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। मालिक नहीं होता पहली बार, मालिक 2013 में ये आया है सर, ये 2013 आया है सर, आपको बताया है कि जो है वकील आप जो है किसी आप जो है परेशान हो तो कहां जाके रहेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एनआईए को गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की रिमांड मिल गई है। अनमोल बिश्नोई को एनआईए की रिमांड में भेजा गया। अनमोल बिश्नोई 11 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा गया। आपको बता दें कि पेशी के दौरान एनआईए ने कोर्ट से 15 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने अनमोल बिश्नोई की 11 दिन की रिमांड एनआईए को दी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।